2-3 महीने पहले मेरे एक दोस्त के दोस्त ने उसके रेफ़रेंस से हमें एक पेशेंट भेजा। फिर 1-2 फ़ॉलो-अप के बाद मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार, जो मेरा फ्रेंड था, वो अपने मरीज़ की केयर से बड़ा खुश था। और मैंने परेशानी का इज़हार किया कि वो जो पेशेंट हमारे पास आया था, तो अनफ़ॉर्च्युनेटली उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सके। वो लेट स्टेज किडनी डिज़ीज़ पे था और बायोप्सी पे आया कि उसका गुर्दा 90-95% मुकम्मल डैमेज हो चुका हुआ है डायबिटीज़ से, और वो पेशेंट इस वक़्त डायलिसिस पर है। अब ये क्या चीज़ थी कि पेशेंट के डायलिसिस पर जाने के बावजूद वो अपनी केयर से खुश था, और क्यों उसने हमारे सिस्टम की तारीफ़ की, वो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अच्छा, बेसिकली तो ये वीडियो है मेरी डॉक्टर बरादरी के लिए, लेकिन जो पेशेंट हैं, उनके लिए भी इस वीडियो में, इस एपिसोड में बेतहाशा इनसाइट्स हो सकती हैं, अपने क्रोनिक गुर्दे के मर्ज़ को समझने के लिए। तो अगर आप चाहें तो आप इस एपिसोड को पूरा देख सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते तो आप इस एपिसोड को डॉक्टर्स के लिए छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर। अभी भी अपने घर वाले स्टूडियो से, मोस्ट लाइकली अगली एपिसोड से या उससे अगली एपिसोड से आपके साथ मुलाकात होगी ट्रैवल स्टूडियो से। कुछ महीने पहले मेरे दोस्त ने एक पेशेंट को रेफ़र किया, और मेरे दोस्त को उसके एक दोस्त ने इस पेशेंट के बारे में बताया। ये पेशेंट अगेन बाकी सारी पाकिस्तानी अवाम की तरह बज़िद था कि मुझे रातों-रात कल ही अपॉइंटमेंट चाहिए। फिर मेरे दोस्त ने उनको पूरी फ़िलॉसफ़ी एक्सप्लेन की कि कैसे हम काम करते हैं, हम किसी किस्म का प्रोटोकॉल एक्सेप्ट नहीं करते, लाइन और मेरिट के साथ बारी आती है, तो आप बेफ़िक्र हो के वेट करें, अगले हफ़्ते आपकी अपॉइंटमेंट है, 1 हफ़्ते में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो जाने वाला। ख़ैर, ये पेशेंट इंतज़ार करके हमारे पास आ गए, और इन्होंने हमारी इंस्ट्रक्शन फ़ॉलो की। इनिशियल जो मेरी सस्पिशन थी, क्योंकि इनके गुर्दे का काम बड़ा रैपिडली डैमेज हुआ था पिछले 3-4 महीने में। वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ केस स्टडी में। तो इनका हमने इनिशियल वर्कअप किया, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ब्लड में क्लियर नहीं आया। डायबिटीज़ इनकी बेतहाशा ख़राब थी, ब्लड प्रेशर बेतहाशा ख़राब था। लेकिन अभी भी मेरी क्लिनिकल जजमेंट, मेरी दिल की आवाज़ कहती थी कि शायद कुछ किया जा सकता है, शायद इनको बचाया जा सकता है। मैंने इनको बायोप्सी के लिए पुश किया, और आई रियली एप्रिशिएट कि इन्होंने बायोप्सी करवाई, और बायोप्सी में लेकिन अब साइंस हमारे सामने आके एक एविडेंस बन गई कि बायोप्सी में इनका गुर्दा बिल्कुल डैमेज हो चुका हुआ था 90-95%, यानी कि जिसको मैं लफ्ज़ यूज़ करता होता हूँ इंग्लिश में फाइब्रोसिस, और उर्दू में आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ज़ख्म बन गया हुआ था, रबड़ बन गया हुआ था। और अब इसकी रिवर्सल का कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आप बस छोड़ें आयुर्वेदिक को, हकीम को, होम्योपैथिक को। साइंटिफिक एविडेंस के मुताबिक ये टोटल फाइब्रोसिस है, जहाँ से वापसी नहीं है। इनको मैंने डायलिसिस रिकमेंड किया, बल्कि ये एक आधा डायलिसिस करवा भी चुके थे तबीयत के ख़राब होने से। मैंने इनको कहा कि बस अब आपने डायलिसिस ही करवाना है, और ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी करें। अब पाकिस्तान में जब किसी डॉक्टर की इवैल्यूएशन के बावजूद पेशेंट डायलिसिस पे चला जाता है, तो हमारा ज़्यादातर रवैया उस डॉक्टर के खिलाफ इनिशियली एटलीस्ट बड़ा बुरा-सा बन जाता है, जब तक कि मरीज़ अपने मर्ज़ को अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं कर लेता। लेकिन इस सब के बावजूद ये मरीज़ हमारी सर्विस से बड़ा खुश था। इसके 2-3 मंथली रेगुलर फ़ॉलो-अप हो चुके थे, और इसने उस रेफ़रेंस वाले बंदे को जिसके ज़रिए इस पेशेंट ने मेरे दोस्त को पैगाम भिजवाया था, उसको बाकायदा तारीफ़ की और एनकरेज किया कि उनका बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। अब ये क्या चीज़ है जो एक पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करती है, इस तरह की खुशफ़हमियाँ क्रिएट करती है, जो कि हमारे पाकिस्तान जैसे कल्चर में नॉन एक्जिस्टेंट हैं। इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, कोई फ़ॉर्मूला नहीं है, एक रफ़ सा स्केच है जो आप आहिस्ता-आहिस्ता एज़ अ डॉक्टर सीखते हैं,
और अगर आपके पास कैपेसिटी हो, तो आप इन चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट और कल्चर में फ़ाइट करके अपने सिस्टम में अपने मरीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका फ़ायदा क्या होता है? इनका सिर्फ़ ये फ़ायदा नहीं होता कि मरीज़ की आपके साथ एक अच्छी रेपुटेशन बिल्ड होती है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ के लिए जो राइट चॉइस है, जो आप उसको रिकमेंड करते हैं, मरीज़ को तो नहीं पता। रिकमेंडेशन तो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से निकलनी है मरीज़ की सिचुएशन के मुताबिक, और उसने मोस्ट लाइकली सारी लॉजिक के बावजूद फाइनली आपके हाथ में अपनी ज़िंदगी सेहत दे देनी होती है। तो इस रिलेशन में अगर अच्छा ट्रस्ट ना हो, तो कभी भी मरीज़ बेहतरी की तरफ नहीं जाता, वो रिग्रेट करता रहता है। यही फ़र्क है कि ये डायलिसिस वाला पेशेंट डायलिसिस करवा के भी अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ केयर से, अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है, कंपेयर टू एक स्टेज 3 सीकेडी वाला पेशेंट जिसका कोई मसला ही नहीं है अभी, जिसको अगले 15, 20, 30 साल कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। वो भी बेचारा हर वक़्त परेशान रहता है, रोता रहता है और इतने स्ट्रेस में रहता है कि काम बंद कर दिया, वेट लॉस हो गया, ज़िंदगी से बिल्कुल तंग आ गए, घर वालों से तंग आ गए। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान एक अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्या उसके कुछ बेसिक फ़ॉर्मूले हैं। बैकग्राउंड में आपके लिए समझना सबसे ज़रूरी ये है कि जब भी किसी मरीज़ को किसी ऐसे डायग्नोसिस का पता चलता है जो कि क्रॉनिक है, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, जहाँ से वापस उसने नहीं आना, वो किसी भी इंसान के लिए, किसी भी मरीज़ के लिए एक्सेप्ट करना पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे हम गिरते हैं, अगर हमें थोड़ा-सा भी आइडिया हो जाए कि हम ज़मीन पे गिरने लगे हैं, तो खुदा ने हमारी नेचुरल रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म बनाई है कि हमारे हाथ आगे आ जाते हैं ऑटोमैटिकली, आपके जाने बगैर। तो पहले आपकी कोहनी हर्ट होती है, फिर अगर आप बच जाएँ तो आपके फेस पे आता है, पर क्योंकि आपका फेस ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, तो नेचर ने एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म बनाई हुई है कि पहले आपका हाथ और कोहनी सामने आती है। बिल्कुल इसी तरह ब्रेन को भी हर्ट होता है जब इस तरह का डायग्नोसिस डॉक्टर उसको बोलता है कि आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको स्ट्रोक हो गया है, आपका हार्ट अटैक निकल आया है। तो ब्रेन की पहली जो डिफेंस मैकेनिज़्म है वो होती है नहीं, नहीं, नहीं। इसको हम इंग्लिश में डिनायल कहते हैं। हर मरीज़ की पहली रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म डिनायल ही होती है। अब इस डिनायल की सूरत में कैसे मरीज़ को आप रियलाइज़ कराएँगे कि आपका मर्ज़ क्या है, ताकि वो अपने लिए बेहतर डिसीज़न कर सके, और बजाय इसके कि आपको गालियाँ निकाले, दूसरों को गालियाँ निकाले या इसका ब्लेम उस चाचे या फलाँ फूफी पे डाले कि उसने कुछ करा दिया और इसने कुछ करा दिया। इस सारी सिचुएशन के लिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि एक मरीज़ 21st सेंचुरी का मरीज़ साइंटिफिक एविडेंस के साथ कैसे अपने मरीज़ को समझ सकता है इन बेसिक चीज़ों के साथ। इस सिलसिले में सबसे पहले तो डॉक्टर की कोशिश होनी चाहिए कि मरीज़ को अपने मर्ज़ की समझ कितनी है। मेरे पास जब भी नए मरीज़ आते हैं तो मेरा उनसे पहला सवाल होता है कि अभी तक आपको अपने गुर्दे के मर्ज़ के बारे में क्या समझ है? क्या आपको डायग्नोसिस पता है? क्या आपको पता है कि इस वक़्त आपकी स्टेज क्या है? आपका प्रोटीन यूरिया कितना है? और क्यों आपको गुर्दे का मर्ज़ हुआ? ये किस तरफ जा रहा है? तो इस सारी समझ को जब तक मरीज़ के अंदर अच्छी तरह डाल ना दिया जाए, वो अपने मर्ज़ को समझ नहीं सकता। उसको पता नहीं चलेगा कि डॉक्टर क्या बात कर रहा है। इनिशियली अगेन जैसे कि आपको बताया, पेशेंट को हेजिटेशन होगी, वो यही कहेगा पता नहीं ये डॉक्टर क्या बातें कर रहा है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पिछले महीने भी बिल्कुल ठीक था, पिछले हफ्ते भी ठीक था, ये तो कल कोई अचानक मैं पता नहीं लाहौर से वापस आया हूँ, पाँव फूल गए हैं और इससे पहले मेरा कभी कोई इश्यू हुआ नहीं। इस सारी सिचुएशन में मरीज़ को उसके मर्ज़ के बारे में अच्छी तरह समझाना और क्लैरिफ़ाई करना कि यार ये आपको मसला है, सबसे अहम होता है। दूसरे नंबर पे अब आपने मरीज़ को उसके मर्ज़ के बारे में समझाना कैसे है? ये एक बड़ा क्रिटिकल और सेंसिटिव इश्यू है। इस मामले में मरीज़ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। उसके साथ क्लिनिकल डेटा शेयर करना पड़ता है,
बेशक वो मरीज़ बिल्कुल अनपढ़ हो, बेशक वो पढ़ा लिखा हो, जब आप उसके साथ उसकी सही रिपोर्टें, उसके स्कैन, उसके टेस्ट वग़ैरह शेयर करते हैं, जो कि जितना मर्ज़ी अनपढ़ पेशेंट हो, वो किसी न किसी तरीके से उनको कुछ न कुछ समझने की कोशिश पहले ही कर चुका होता है। तो जब आप उसको और हेल्प करते हैं, उसके टेस्ट समझाने में, उसके सामने उसकी रिपोर्ट खोल के, कंप्यूटर की स्क्रीन खोल के उसको दिखाते हैं कि ये देखें, ये आपका क्रिएटिनिन है, नॉर्मल रेंज ये होती है, ये आपकी ज़्यादा है, ये प्रोटीन यूरिया है, आपका प्रोटीन यूरिया देखें नॉर्मल इतना होना चाहिए था, 200 अभी आपका 500 है या 5000 है, और मुझे लगता है कि ये आपकी डायबिटीज़ की वजह से है, और ये देखें आपकी डायबिटीज़ कितनी ख़राब है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन A1C जो डायबिटीज़ का 3 महीने का टेस्ट है, वो 5.7 होना चाहिए था, आपका 7.5 या 10.5 है। और अगर आपको पता भी है कि आपकी डायबिटीज़ ख़राब थी, तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं। जब इस तरह की डिस्कशन आप मरीज़ के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करके उसके सामने रिपोर्टें खोल के करते हैं, तो बेशक उसको समझ आए या ना आए, पर उसका आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि डॉक्टर मुझे सुन रहा है, मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। तो घर जाके कम से कम उसका ये इम्प्रेशन बनेगा कि डॉक्टर ने मेरी बात सुनी, मेरे अंदर इंटरेस्ट लिया, मेरे टाइम को, मेरे मर्ज़ को, मेरी ज़िंदगी को, मेरी सेहत को वैल्यू किया। तो उसको जितनी भी समझ आई हो, कम से कम वो एक ट्रस्ट बिल्ड करके आपके ऑफ़िस से बाहर जाता है। तीसरे नंबर पे आता है मरीज़ को ये बात समझाना कि ये आपका मोस्ट लाइकली लाइफ़ लॉन्ग इश्यू है। लाइफ़ लॉन्ग इश्यू काफ़ी तरीकों से हो सकता है। हो सकता है कि गुर्दे को इतना डैमेज हो चुका है कि उसने कभी नॉर्मल रेंज में वापस नहीं आना। या आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो चुकी है और आपने एक ऐसा क्रॉनिक हमेशा के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट करना है जो कि आप बाकी घर वालों के साथ मैच नहीं कर सकते। अगर वो कभी-कभार कोई पार्टी कर सकते हैं, वैसे तो अगर वो हर वक़्त ही पार्टी कर रहे हैं तो उनको भी फाइनली डायबिटीज़ या गुर्दे का मर्ज़ होना है। लेकिन चलो कम से कम वो कभी-कभार कर सकते हैं। आपके लिए ये चेंज आ गई कि आप बिल्कुल भी महीने में 1 दफ़ा ही कोई चीटिंग कर सकते हैं, कुछ खराब खा सकते हैं। ओवरऑल आपने सारी ज़िंदगी बड़े सेहतमंद तरीके से गुज़ारनी है। इसी तरह अगर आपको क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ है, आपको 2 दवाइयाँ गुर्दे के मर्ज़ की खानी पड़ेंगी, आपको आईजीए नेफ्रोपैथी है, आपको लूपस नेफ्राइटिस है, आपको 2-3 दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मेबी थोड़े से स्टेरॉइड खाने पड़ें। आपको स्ट्रोक हो गया है, आपको हार्ट अटैक हो गया है, जिसके बाद आपको एक नई रियलिटी पता चला है कि मेरे दिल के अंदर की शरेआनें बंद हो रही थीं, एक प्रोसेस कई दहाइयों से चल रहा था। लेकिन अब इस स्टेज पर पहुँच गया है कि पहले मैं स्टेंट डलवाऊँगा, उसके बाद मैं अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करूँगा, मेबी मेरी एक्टिविटी में भी, मेरे काम में भी थोड़ी-सी लिमिटेशन आ जाए। तो ये पेशेंट को समझाना बहुत ही ज़रूरी है, उसके लिए डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स दी जा सकती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप टाइप 1 डायबिटीज़ की एग्ज़ाम्पल दे देते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ अगर आपको हो गई, तो उसके बाद आपने लाइफ़ लॉन्ग इंसुलिन देनी होती है अपने बच्चे को। तो इसी तरह मरीज़ को आप अपना बच्चा बना के समझा सकते हैं कि मैं जैसे कि आप इस अपने बच्चे को इंसुलिन देते ताकि उसकी शुगर ना हाई हो, मैं आपको ये दवाई दे रहा हूँ ताकि आपके गुर्दे का मर्ज़ ना बढ़े। तो जब आप इस एनालॉजी के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, मरीज़ काफ़ी हद तक समझ जाते हैं। कुछ मरीज़ अगेन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की वजह से बज़िद होते हैं, मर्ज़ बेहतर होते ही दवाई को बंद करने की पूरी कोशिश करते हैं जब तक कि मर्ज़ फिर ना बिगड़ जाए। लेकिन काफ़ी हद तक आप अगर मरीज़ के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें, उसको समझाने की कोशिश करें, जो कि बहुत ही बेहतर होता है, पहले अगर आपने सारी रेपो बनाई हो, मरीज़ को उसका मर्ज़ एक्सप्लेन किया हो, मरीज़ के डर और शक दूर किए हों, तो वो बात आपकी ज़्यादा तवज्जो से सुनता है और उसको फ़ॉलो करने की कोशिश करता है। फिर आ जाते हैं डिफरेंसेस। हमारे पाकिस्तान, इंडिया के कल्चर में सुपरस्टिशन की वजह से बड़ी इन डेप्थ कल्चरल और रिलीजियस पेनिट्रेशन की वजह से अभी तक हम मरीज़ या मर्ज़ की सुपरनैचुरल जो डायमेंशन है, उससे बाहर नहीं निकल सके। मरीज़ अपने मर्ज़ को
दीन का, बिलीफ का या जादू टूने का एक हिस्सा समझते हैं। अब ये डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं। एज़ ए डॉक्टर जो आप इन बातों पे यकीन ही नहीं करते और मरीज़ आपके टोटल 180 डिग्री पे जाके हर मर्ज़ को या जादू बना रहा है या कोई तावीज़ धागा बना रहा है, किसी ने मुझे कुछ करा दिया। तो ये बहुत बड़ी बहस आपके मर्ज़ और मरीज़ और आपके दरमियान आ सकती है। बाज़ औक़ात हमारे पास एज़ ए नेफ्रोलॉजिस्ट जब मरीज़ पहुँचता है तो वो पहले ही सारी ये स्टेजेस क्रॉस कर चुका होता है। ऑलमोस्ट वो एक्सेप्टेंस स्टेज पर पहुँच चुका होता है कि एक डिज़ीज़ है, साइंटिफिक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, अब मुझे दवाई खानी है। लेकिन कभी-कभार ये इश्यू निकल आते हैं स्पेशली उन मरीज़ों के साथ जिनका अभी पिछले महीने कहीं डायग्नोसिस बना है, उससे पहले उनको कभी नहीं था। वही टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल हुआ, मरीज़ गिर गया, उसको हॉस्पिटल ले गए, क्रिएटिनिन 5 निकली, डॉक्टर ने कहा स्टेज 5 है, आप डायलिसिस करवाएँ और ये मरीज़ कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहा है अपने साथ, डॉक्टर के साथ, डिनायल में है, 5 प्रोफ़ेसरों को दिखा चुका है, उसके बाद छठा आपके पास आया है, तसल्ली लेने के लिए, कन्फर्म करने के लिए कि आया ये बात सही है या नहीं। तो इस तरह के मरीज़ अभी भी डिसबिलीफ में होते हैं कि ये किसी ने कुछ करा दिया है, मैं बिल्कुल ठीक था। बस अगेन जब फिर आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये देखें आपकी डायबिटीज़ चल रही थी, आपका ब्लड प्रेशर चल रहा था, ये दोनों साइलेंट किलर हैं, खामोश कातिल हैं, गुर्दे का मर्ज़ भी बिल्कुल खामोश कातिल है और आप इस स्टेज पर इस मसले की वजह से आए हैं और हम इसका ये इलाज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपके और आपके मरीज़ के दरमियान हमेशा आते हैं जिनको बड़े ही प्यार, मोहब्बत, पैशन इंग्लिश में हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं एम्पैथी इसके साथ मिलके ही टैकल किया जा सकता है। मरीज़ की जो अपनी सोच है वो उसकी रियलिटी है और जो मर्ज़ है वो भी एक साइंटिफिक रियलिटी है। तो इन दोनों को रिकंसाइल करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपने मरीज़ के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में सोच रहे हैं। अब मरीज़ को आपने कैसे कन्विंस करना है कि आप जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो रिकमेंड कर रहे हैं, वो ही उसका बेस्ट इंटरेस्ट है। इस डिफ़रेंस को ख़त्म करने के लिए और मरीज़ और आपकी ओपिनियन को एक लाइन में लाने के लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए ट्रस्ट। उस ट्रस्ट के लिए आप एक म्यूचुअल ग्राउंड से शुरू कर सकते हैं। आप मरीज़ को ये कह सकते हैं कि आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? या आपका जो करीब तरीन सबसे एतबार वाला बंदा है, वो क्या कहता है? और अगर पॉसिबल हो तो आप उस फैमिली मेंबर को अपने साथ लेके आएँ, बेशक वो उसके खावंद है, उसकी बीवी है, कोई बच्चा है, कोई बहुत करीबी दोस्त है, उसके पेरेंट्स हैं, उनको डिस्कशन में इन्वॉल्व करें और एट लीस्ट एक कॉमन ग्राउंड पर आने की कोशिश करें। इसका फ़ायदा ये होता है कि मरीज़ बेशक अभी डिनायल में या कन्फ्यूजन में हो, पर जो उसके इर्द-गिर्द की फैमिली होती है, जो कि उस मर्ज़ में खुद मुब्तला नहीं है, उसका दिमाग, उसका ज़हन अभी भी लॉजिकली सोच रहा है और रीज़निंग कर सकता है। तो वो ट्रस्ट वाला फैमिली मेंबर जिसके बारे में मरीज़ को पता है कि ये मेरा वेल विशर है, ये डॉक्टर की तरह डाकू या चोर नहीं है या कंपनी से पैसे बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो वो जब डॉक्टर के साथ टीम अप होके मरीज़ को समझाने की कोशिश करता है, तो मरीज़ के जो बैरियर्स हैं वो डाउन हो जाते हैं, वो डॉक्टर की बात को ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ सुनता है। तो आपने मरीज़, मर्ज़ और अपने दरमियान एक म्यूचुअल ग्राउंड बनाने की कोशिश करनी होती है, जहाँ पे खड़े होके आप जब मरीज़ को कोई चीज़ बताएँ, तो वो आपको ज़्यादा गौर से सुने, आपकी बात को ज़्यादा वैल्यू करे और उसने जो डिनायल या अपनी एक इमेज बनाई हुई है मर्ज़ की, वो थोड़ी शैटर हो और उसको मर्ज़ की सही समझ आनी शुरू हो जाए। तो पिछली जो सारी चीज़ें की हैं, जब आप वो करके इस स्टेज पर पहुँचेंगे, तो मरीज़ लाज़िमन आपकी बात भी सुनेगा और आपकी बात को समझ के अपने मर्ज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी लेगा। मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान इस तरह के मर्ज़ की जब पहली डिस्कशन हो रही होती है, तो एक बहुत ही जो सेंसिटिव पार्ट है जिसका आपने हमेशा ध्यान रखना है और एज़ अ डॉक्टर हम इसके लिए फुली प्रिपेयर्ड होते हैं, वो होता है अचानक वाला कोई क्वेश्चन, अचानक वाला कोई ब्लेम।
अब क्योंकि मरीज़ अभी गुस्से में है, डिनायल में है, वो आपको आपके सामने भी कुछ कह सकता है कि जैसे आप फार्मेसी वालों का प्रचार कर रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं, आपकी लैब के साथ कमीशन है, मुझे तो मर्ज़ है कोई नहीं है, या वो आपकी बजाय किसी घरवाले पे गुस्सा निकाल सकता है, फलाँ फूफो ने तवीज़ करा दिया, फलाँ बंदे ने मेरे कारोबार को तबाह कर दिया, ये उसकी वजह से मर्ज़ आया है। तो आपने इस तरह के अचानक वाले सवालों और ओपिनियंस के लिए भी तैयार रहना है। और इन अटैक्स के खिलाफ जो आपका सबसे बेस्ट एज़ अ डॉक्टर डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो है आपकी एम्पैथी। आपका मरीज़ के लिए, उसके मर्ज़ के लिए पैशन। आपको ये समझ होनी चाहिए कि मरीज़ तो अभी डिनायल में है, उसकी ज़िंदगी चेंज हुई है, उसका दिमाग, उसका ज़हन अभी इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो डिफरेंट किस्म के फैंसी और इमेजिनेशन बना रहा है। पर आप तो हकीकत में बैठे हुए हैं। आपको तो पता है कि मरीज़ का ये टेम्परेरी रिएक्शन है, आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में मरीज़ की बजाय आपने सब्र का इज़हार करना है और मरीज़ के साथ मिलके अगेन उसको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश करनी है और उसको कहना है कि बिल्कुल आपके शक-व-शुबात ठीक हो सकते हैं, पर अभी हमारा फ़ोकस मेरे पे नहीं है, आपके मर्ज़ पे है। एक दफ़ा आपका मर्ज़ डायग्नोसिस हो जाए, उसकी ट्रीटमेंट ठीक हो जाए, हम इस टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब हम वीडियो को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं बड़े सिंपल से मैसेज के साथ। मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ही सेंसिटिव होता है और सेंसिटिविटी के साथ इसमें बेतहाशा ट्रस्ट चाहिए। मरीज़ की क्योंकि सेहत, ज़िंदगी, मौत सारी डॉक्टर की स्किल और डॉक्टर की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करती है और ये एक्सपर्टीज़ और स्किल सिर्फ़ मर्ज़ का इलाज, दवाइयाँ, टीके, टेस्ट यहाँ तक लिमिटेड नहीं होती। इसमें एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल का, मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान ट्रस्ट का। और स्टडीज़ शो कर चुकी हैं कि जिन मरीज़ों और डॉक्टर के दरमियान एक पॉज़िटिव ट्रस्ट बिल्ड होता है, उनकी ट्रीटमेंट के आउटकम ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये आप गूगल पे कहीं भी सर्च कर सकते हैं। और जो मरीज़ अपने डॉक्टर के बारे में नेगेटिविटी लेके जाते हैं, उन मरीज़ों के बीमारी के आउटकम अच्छी ट्रीटमेंट के बावजूद उतने अच्छे नहीं होते। तो अगर आप मरीज़ हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने बड़ा केयरफुली अपने मर्ज़ को समझने की कोशिश करनी है, जिसके बारे में कि मैं हमेशा एफ़र्ट करता रहता हूँ। ये नहीं सिर्फ़ कि उस विज़िट के दौरान जिसमें मरीज़ मेरे पास आया है, मेरी सारी वीडियोज़, मेरे सारे व्लॉग्स, मेरे शॉर्ट्स, सब इसी के बारे में होते हैं कि आप अपने मर्ज़ को समझें। इनमें से कभी भी आपको एक भी नहीं मिलेगा ये बताने के लिए कि मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ या मेरे पास कोई बहुत बड़ा जुगाड़ है आपका सब कुछ ठीक करने के लिए या मैं ही कोई बेस्ट हूँ। मैं इन सारी चीज़ों के वैसे ही खिलाफ हूँ। मेरा अपना ओपिनियन है कि पाकिस्तान का हर डॉक्टर इक्वली सर्टिफ़ाइड होना चाहिए, इक्वली ट्रस्टेड होना चाहिए और मरीज़ के घर के करीब उसके पास जो भी डॉक्टर है, नेफ्रोलॉजिस्ट है, कार्डियोलॉजिस्ट है, मरीज़ को वहीं पे चेक करवाना चाहिए। हाँ, अगर उसकी तसल्ली नहीं हो रही तो फिर वो एक दूसरे डॉक्टर के पास जा सकता है। तो हमने मिल के मरीज़ों, हेल्थ केयर, डॉक्टर्स के दरमियान ट्रस्ट बिल्ड करना है। आपने इस सारे मामले में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, कैसे आप अपनी बीमारी के पहले डायग्नोसिस के बाद रिएक्ट किए, किन स्टेजेस में से आप गुज़रे, किन स्टेजेस के बाद आप सैटिस्फाइड हो गए कि हाँ, मुझे अब अपने मर्ज़ की समझ आ गई है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है या आप अभी भी परेशान ही फिर रहे हैं। मुझे आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।